नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं लियो सॉफ्टेक सॉल्यूशंस का ओनर और आज इन्फो विद नितिन जी के चैनल के थ्रू मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि नितिन जी के चैनल के थ्रू आप सभी को एक छोटा सा मैसेज दूं। वो टाइम आज मिला है। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू। आज मेरा ये मैसेज सिर्फ एसेट ओनर्स के लिए नहीं, नॉन एसेट ओनर्स भी है, क्योंकि आज व्यू नाउ को सिर्फ वो लोग नहीं देख रहे जिन्होंने इस सिस्टम में हिस्सा लिया है। आज व्यू नाउ को वो आंखें भी देख रही हैं जिनका व्यू नाउ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं, जो सिर्फ कमेंट्स लिखते हैं, जो सिर्फ शोर सुनते हैं, पर कभी सिस्टम के अंदर झांक कर नहीं देखते। आज उन भाइयों को भी ये बात सुननी चाहिए। मैं ये मैसेज ना किसी से बहस करने के लिए शुरू कर रहा हूं, ना किसी को कन्विंस करने के लिए। मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि जब आप स्टार्टअप वर्ल्ड का हिस्सा होते हो तो सिर्फ सक्सेस पे बोलना आसान होता है, संकट पे बोलना जिम्मेदारी होती है। व्यू नाउ के सफर में हमने वो दिन भी देखे हैं जब ग्रोथ की बात होती थी, जब फ्यूचर ब्राइट लगता था और जब लोग सर उठा के बोलते थे, हां, हम इस जर्नी का हिस्सा हैं। और आज वो ही सफर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सच और शौर के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। और याद रखिए, ये मोड़ कमजोर लोगों के लिए नहीं होता। ये मोड़ उन लोगों के लिए होता है जो सिस्टम को सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बुरे वक्त में भी समझना चाहते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं वो किसी एक ग्रुप के लिए नहीं होगा, वो उन सब के लिए होगा जिन्होंने व्यू नाउ को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक आइडिया, एक एक्सपेरिमेंट और एक सपना माना था। अगर आप एसेट ओनर हो तो ये बात आपके दिल से जुड़ी है, और अगर आप नॉन एसेट ओनर हो तो शायद ये आपको पहली बार पूरी कहानी दिखाएगी, क्योंकि कहानी हमेशा उतनी नहीं होती जितनी दिखाई जाती है। कहानी हमेशा उससे ज्यादा होती है। और आज मैं उसी कहानी का एक सच्चा हिस्सा आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। पहली कहानी। मैंने इसे सत्य वाक्य को एक कहानी का नाम दिया है। रेड से करीब 3 से 4 महीने पहले की बात है। मैं किसी काम से एक एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा हुआ था। वो एस्ट्रोलॉजर मेरे भाई का फ्रेंड था। वही मेरे पास वाली सीट पर एक और शख्स बैठे हुए थे। बातों बातों में जब हम एस्ट्रोलॉजर से व्यू नाउ के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने अचानक मुझे देखकर पूछा, आप सुखी की कंपनी में हो क्या? मैंने कहा, हां जी। इस पर वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मैं सुखी का दोस्त हूं। मैंने नेचुरली पूछ लिया, तो आप व्यू नाउ में नहीं हो क्या? उन्होंने बहुत शांत और सीधे अंदाज में कहा, नहीं, मैं व्यू नाउ का हिस्सा नहीं हूं। जब सुखी ने यह बिजनेस शुरू किया था तब मैं किसी और स्टार्टअप में काम कर रहा था। बाद में जब व्यू नाउ ज्वाइन करने का सोचा तो सुखी ऑलरेडी पूरी मैनेजमेंट सेट कर चुके थे। फिर उन्होंने जो बात कही वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, सुखी इतना डिसिप्लिन बंदा है कि अगर मैं कंपनी में आता तो वो मुझे भी उनके नीचे ही रखते, और शायद इसी डिसिप्लिन की वजह से मैं व्यू नाउ में नहीं आया। उसके बाद उन्होंने सुखी सर के बारे में जो कहा वो सिर्फ तारीफ नहीं थी, वो एक प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने कहा, सुखी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर किसी कंपनी को लंबा और सही चलाना हो तो डिसिप्लिन सबसे जरूरी होता है, और वो डिसिप्लिन सुखी में है। ये सब सुनकर न सिर्फ अच्छा लगा बल्कि एक बात और क्लियर हुई। ये तारीफ किसी स्टेज पर नहीं हो रही थी, ये तारीफ उस जगह पर हो रही थी जहां किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। और शायद यही वजह है कि जब आज व्यू नाउ के बारे में बातें होती हैं तो मैं सिर्फ एक कंपनी को नहीं देखता, मैं उन लोगों को देखता हूं जिनकी सोच, डिसिप्लिन और इंटेंट इस सिस्टम की नींव में शामिल रहे हैं। दूसरी कहानी। जब व्यू नाउ का सफर शुरू हुआ था तब यह सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं था, यह एक भरोसे का एक्सपेरिमेंट था। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें लोगों ने सिर्फ पैसा नहीं लगाया बल्कि अपनी मेहनत, अपने सपने और अपना विश्वास भी जोड़ा। उस वक्त शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह सफर हमें इतनी गहरी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। रेड से पहले का दौर याद कीजिए, तब एटमॉस्फेयर अलग था। देश के कई राज्यों में व्यू नाउ के एज डेटा सेंटर्स और कोलोकेशन डेटा सेंटर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा था।
इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ प्लान्स में नहीं, ग्राउंड पर इंस्टॉल हो रहा था। हर नया सेंटर सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो एक सिग्नल था कि इंडिया के डिजिटल फ्यूचर में हम अपनी जगह बना रहे हैं। उसी दौर में वोएनाओ ने मल्टीपल स्टेट्स के साथ MOU साइन किए, जहां सरकारी विजन और प्राइवेट एग्जीक्यूशन एक साथ चलने का रोडमैप बना। यह कोई शॉर्ट टर्म स्कीम नहीं थी, ये लॉन्ग टर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट था। उस वक्त बातें सिर्फ रिटर्न्स की नहीं होती थी, बातें टेक्नोलॉजी की होती थी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एडवांस्ड डेटा हैंडलिंग और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज, जिसमें क्वांटम टेक ग्रेड आर्किटेक्चर और फ्यूचर रेडी सिस्टम्स जैसे कॉन्सेप्ट्स पर काम शुरू हो चुका था। सोच बड़ी थी और डायरेक्शन भी। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। ईडी की कार्रवाई हुई और उस एक पल में सिर्फ अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए, फ्लो, मोमेंटम और कॉन्फिडेंस भी फ्रीज हो गया। जो कल तक वोएनाओ के डेटा सेंटर्स और टेक्नोलॉजी विजन की मिसाल देते थे, आज वही लोग सवाल करने लगे। इस फेज का सबसे गहरा असर पैसों से ज्यादा मन पर पड़ा। पेमेंट्स रुकना सिर्फ इनकम का रुकना नहीं होता, इसका मतलब होता है घर के सवाल, परिवार की चिंता और खुद से लड़ाई। ये सब किसी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिखता, लेकिन हर एसेट ओनर ने इससे महसूस किया है। सच ये है कि रेड के बाद वोएनाओ भी बदल गया और एसेट ओनर्स भी। पहले जहां सिर्फ ग्रोथ और एक्सपेंशन की बात होती थी, आज वहां क्लैरिटी, कंप्लायंस और सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। पहले जहां एक्साइटमेंट थी, आज वहां पेशेंस और मैच्योरिटी है। लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली। EDCS रियल हैं, कोलोकेशन डेटा सेंटर्स रियल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रियल है। ये कोई हवा में खड़ी कहानी नहीं थी। कैश फ्लो स्ट्रेस आया, अकाउंट्स फ्रीज हुए और बिजनेस का इंजन रुक गया, लेकिन इंटेंशन और फाउंडेशन दोनों जिंदा रहे। आज यह भी कहना जरूरी है कि हम सुखी सर, डिंपल मैम और आरिफ निसार सर के साथ खड़े हैं। हमें पूरी आशा है कि ये लोग जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर आएंगे और फिर से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। ये सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं, ये वोएनाओ के विजन और एग्जीक्यूशन के कोर रहे हैं। सच कहूं तो अगर दिल से सोचा जाए तो लगता है कि यह कठिन वक्त आना शायद जरूरी था, क्योंकि अगर सब कुछ बिना रुके, बिना सवाल के चलता रहता तो फ्यूचर में नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। इस क्राइसिस ने सब कुछ क्लियर कर दिया, कौन सिस्टम के साथ खड़ा है और कौन सिर्फ अच्छे वक्त का हिस्सा था। आज वोएनाओ एक नए मोड पर खड़ा है। यह सिर्फ रिकवरी का फेज नहीं, यह रीस्ट्रक्चरिंग और रीबर्थ का फेज है। अब वोएनाओ नए चैप्टर, नई मैनेजमेंट अप्रोच और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी फिर से सेंटर में होगी, EDC, डेटा सेंटर्स और फ्यूचर रेडी सिस्टम्स के साथ। आप सब एसेट ओनर्स ने जो देखा और झेला, उसके बाद आप सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं रहे, आप इस पूरी कहानी के विटनेस हो। आपने राइज देखा, फॉल देखा और अब रीबिल्डिंग का समय देख रहे हो। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। सच को समय लगता है, लेकिन जब वो उभर कर आता है तो वही लोग उसके साथ खड़े होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी खड़े रहे। और जब वोएनाओ अपने नए रूप में दुनिया के सामने आएगा तो वो सिर्फ एक कंपनी नहीं होगी, वो एक सीख, एक सुधार और एक मजबूत सिस्टम होगा। आखिरी और तीसरी बात, मेरा खुद का एक चैनल भी है। चाहता तो मैं ये सारी बातें अपने चैनल के थ्रू भी रख सकता था, लेकिन आज हम यहां किसी चैनल को बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। आज हम यहां किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं, और आज हम यहां सिर्फ बोलने के लिए भी नहीं आए हैं। आज हम यहां क्योंकि व्यू नाउ और उससे जुड़े लगभग 1.5 लाख परिवारों पर एक मुश्किल समय आया हुआ है। और ऐसे वक्त में न शोर काम आता है, न प्लेटफॉर्म का साइज, न व्यूज और लाइक्स। ऐसे वक्त में सिर्फ एक चीज काम आती है, साथ। इस समय को हम लड़कर नहीं निकाल सकते, इस समय को हम एक दूसरे पर उंगली उठाकर नहीं निकाल सकते, इस समय को हम अफवाहों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इस समय को हमें मिलकर, सोच समझकर और बातचीत के जरिए ही निकालना है। क्योंकि जब मुश्किल समय आता है तो सिर्फ सिस्टम नहीं परखा जाता, इंसान भी परखा जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम इस वक्त में भी समझदारी, सब्र और सम्मान के साथ खड़े रहे तो यह समय सिर्फ एक मुश्किल याद बनकर रह जाएगा, पर हम लोग एक मजबूत उदाहरण बनकर निकलेंगे। थैंक यू।